तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जब जॉब कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस ऐसा जॉब कर रहे होते हैं कि अगर यंग लाइफस्टाइल में हमारे जॉब्स में ज़्यादा एक्टिव वर्क वाले काम हमको मिल सकते हैं, जबकि जब हम थोड़े मिडिल एज और ओल्डर एज की तरफ पहुंच रहे होते हैं, नेचुरली ये होता है कि या तो कोई अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चला जाता है तो जॉब का जो एक्टिविटी लेवल्स है कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे होंगे, ज़्यादा टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे करके आप ज़्यादा फिज़िकल काम में कम इन्वॉल्व रहेंगे। तो इस वजह से भी हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, एक्टिविटीज़ लेस हो जाती है। इसलिए मिडिल एज से ज़्यादा हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स थोड़े सब इंसानों में स्टार्ट हो जाती है। पर इसका दूसरा लेयर वो है कि जब हम मिडिल एज तक पहुंचते हैं तब तक, या ओल्ड एज तक पहुंचते हैं तब तक 40 to 70 ईयर्स ऑफ अर्थली लाइफ अगर हमने लीड कर लिया है तो उतने ईयर्स का पोल्यूशन भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है। क्योंकि अगर एक्सेस पोल्यूशन चल रहा है बॉडी में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे लाइफ के, उस वक्त कुछ कुछ पोल्यूटेंट्स हमारे बॉडी से निकल नहीं पाएंगे। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, बैलेंस लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, केमिकल फ्री खाना खा रहे हैं, केमिकल फ्री एनवायरनमेंट में और क्लीन एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारा घर सब कुछ एकदम क्लीन है, फ्री ऑफ केमिकल्स हैं, तब जाके हमारा हेल्थ अच्छा रह सकता है 40, 50, 60, 70 कोई भी एज में। तो इसीलिए पॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड में कोई कोई कंट्रीज़ है, कोई कोई देश है जिसके कोई कोई पॉपुलेशन के ग्रुप्स हैं जो लोग 100 ईयर्स के ऊपर भी जी पा रहे हैं विदाउट डिजीज़ेस या लेस डिजीज़ेस। क्यों? अगर उनको लेस डिजीज़ेस है या नो डिजीज़ेस है, जो जो जितने लेयर्स ऑफ उन्होंने क्लिनलीनेस का प्रैक्टिस किया है, क्लीन एनवायरनमेंट रखने का, क्लीन खाना खाने का, गुड न्यूट्रिशियस फूड खाने का, उतना हेल्दियर उनका हेल्थ होगा, फिज़िकली भी, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली और सोशली भी। अब जिस जगह में जो चीज़ ज़्यादा है वहाँ पे वैसा होगा। जहाँ सिर्फ सपोज़ फिज़िकल हेल्थ सस्टेनिंग फैक्टर्स अच्छे हैं, सोशल हेल्थ सस्टेनिंग फैक्टर्स अच्छे हैं, वहाँ पे वो दो एलिमेंट्स अच्छे हैं। जहाँ पे फिज़िकल प्लस कुछ और मेंटल हेल्थ फैक्टर्स अच्छे हैं, वहाँ पे वो अच्छा। तो अलग अलग कंट्रीज़ में लोग ऑलरेडी कुछ कुछ रिसर्च करके, कुछ कुछ अपने लाइफस्टाइल से जी जी के अपने लाइफ को प्रोलॉन्ग तो कर चुके हैं। पर प्रोलॉन्ग हम अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, वेंटिलेटर्स के थ्रू भी हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। पर अगर आपने वेंटिलेटर के थ्रू आपके लाइफ को प्रोलॉन्ग किया है, मशीन के थ्रू आपके लाइफ को बढ़ाया है, आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ है कि नहीं है? हम जब अगर हॉस्पिटल में पड़े हैं और 5-10 साल तक, अगर किसी का फैमिली इतना रिच है, किसी को 5 साल तक उन्होंने वेंटिलेटर में रख दिया, मशीन्स में रख दिया और मशीन ने ही उनके बॉडी को चलाया, वो तो जस्ट अपनी फैमिली के एश्योरेंस के लिए है कि कभी ना कभी आप वापस ज़िंदा आओगे, इसलिए आपको बढ़ा के रखा है, चढ़ा के रखा है, इतने सालों तक आपको कंटिन्यू करने दे रहे हैं मशीन का लाइफ। पर आपको वो लाइफ चाहिए कि आपको एक्चुअली ट्रू लाइफ का मतलब क्या है? ट्रू लाइफ का मतलब तो आसपास के जो प्राणियां हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, हमारे लाइफ में अगर पेट्स हैं, पेट्स के साथ हैप्पी लाइफ लीड करना। हमें प्लांटिंग, गार्डनिंग अच्छी लगती है तो वो ग्रीनरी में फ्लावर्स को देखना, बटरफ्लाइज को देखना, प्लांट्स को देखना, वेजिटेबल्स रेज करना। अगर कोई ऐसे होम गार्डनर है, कोई अगर किसी को हॉबीज़ है कुछ करने का, किसी के लिए निट करने के लिए, किसी के लिए स्टिच करने के लिए, सिर्फ हम अगर अपने लिए जिएंगे तो सिर्फ अपने लिए करके लाइफ लीड करेंगे तो बहुत ही कम लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। पर अगर हमने अपने लाइफ में कुछ किया अपने फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, तब जाके वो ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ होती है। इसीलिए मैनी अ टाइम्स फेस्टिवल के बारे में मैं बता रही थी या पार्टीज़ के बारे में मैं बता रही थी। अभी होली फेस्टिवल आने वाली है, इसलिए मैंने ये थोड़ा कैमरा शिफ्ट किया। होली फेस्टिवल में हम अभी होलिका जलाने वाले हैं। होलिका में क्या जलाते हैं? पुराने फर्नीचर्स, ये सब कोई कोई लोग जलाते हैं, कोई कोई लोग वो लोहरी में भी जलाते हैं, एक्चुअली नॉट होली में। पर होली में मोस्टली हम लोग वुड फायर जलाते हैं। पर वुड फायर इसलिए जलाना चाहिए, और पहले उसके जलाने का शायद ये प्रैक्टिस था कि पुराने फसल अभी ख़त्म हो गई, वो लोग शायद पुराने फसल के रेमिनेंट्स को जला देते थे कि, और जो नई फसल अभी, या विंटर टाइम ख़त्म हो गया है राइट, तो विंटर टाइम में जो डेड लीव्स उन्होंने कलेक्ट किया है, डेड ब्रांचेस कलेक्ट किया है, उसको एक जलाने का
टाइम होता है होली का जब चल रहा होता है। पर आजकल के ज़माने में भी हम डेड लीव्स, डेड ब्रांचेस को जला सकते हैं होली के वक्त। बट अगर बहुत केमिकल्स यूज़ किया हुआ है वो एनवायरनमेंट में, और जो मेरे सोसाइटी में मेरे साथ हुआ है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी नहीं है, मुझे दिख रहे हैं, विजिबली भी दिख रहे हैं। वो लोग फिज़िकल सिम्टम्स भी देते हैं जब ज़्यादा उनके जो लीव्स हैं विंटर टाइम में झड़ने के बजाय समर में भी झड़ते हैं। ऐसे लीव्स भी अभी झड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि समर में अगर पोल्यूशन ज़्यादा है, वो पोल्यूशन के कारण से उनके लीव्स और ब्रांचेस जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो वैसा अनहेल्दी प्लांट जिसमें पोल्यूशन के इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसमें केमिकल्स बहुत आ गया है, पेस्टिसाइड्स का और एनवायरनमेंट दूसरे केमिकल्स का, तो वो वाले ट्रीज़ को अगर हम जलाएंगे तो हम क्या एयर में रिलीज़ करें। अगर प्योर ट्री, अगर स्पेशली अगर वो बहुत सुगंधित वाला ट्री हो, वैसे ट्री को जलाएंगे तो हमारे लंग्स के लिए वो बेनिफिशियल है। इवन प्योर ट्री से अगर जलाने के बाद कार्बन थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है, कार्बन पार्टिकल्स एक्चुअली पॉइजनिंग के लिए हेल्पफुल होता है जब हम उसको खाते हैं खाने में। क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल, जो चारकोल कहाँ से आता है? चारकोल आता है कोई ट्री को ही बर्न करने के बाद। तो एक्टिवेटेड चारकोल एक केमिकल है जो हमारे बॉडी में, जिसमें कार्बन होता है, और वो हमारे बॉडी में अगर हमने एक्टिवेटेड चारकोल, बॉडी में कोई पॉइजनिंग चल रही है पेस्टिसाइड की या कोई केमिकल की, तब एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू आप वो पॉइजनिंग को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपने उसको, अगर आपको डॉक्टर ने एज अ प्रिस्क्रिप्शन दिया। तो वैसे ही कार्बन के पार्टिकल्स थोड़े से बेनिफिशियल होते हैं अगर टॉक्सिन है हमारे एनवायरनमेंट में। इसलिए अगर आप कभी कोई नेचर वाले अच्छे से क्लीन वाले जगह में जाके खाना खाओगे, वुड बर्न करके आपने, अगर ये सब जो खाना होता है जो यूएस में होता है, यूएस में लोग बारबेक्यूइंग करते हैं, वुड को ही बर्न करके, कोल को ही बर्न करके खाना को हीट करते हैं उसमें। या आप लोग अगर फॉरेस्ट में जाके नेचर के साथ रहने के लिए आप कहीं फॉरेस्ट वाले एरिया के वहाँ फ्रेंड्स के साथ घूमने गए, वहाँ पे भी कभी कभी वो लोग ये एक्सपीरियंस देते हैं, बारबेक्यू जैसा एक्सपीरियंस, फ्रेश फूड को ग्रिल करने का एक्सपीरियंस। क्यों? उसमें वो ग्रिलिंग तो अच्छा, क्योंकि वो स्लो कुकिंग है, इसलिए वो कुकिंग अच्छे से उसका एक अलग एक्सपीरियंस है स्लो कुकिंग का। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि वो जो वुड स्मोक है, वुड स्मोक का हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिले, इसलिए भी वो अच्छा लगता है। पर वुड स्मोक जब नेचुरल है, केमिकल फ्री है, तभी वो अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा, हेल्दी एक्सपीरियंस आपको देगा। अगर वुड स्मोक नेचुरल और हेल्दी नहीं है, तब क्या होगा, आपका हेल्थ डिटीरिएट करने की तरफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि उसमें अगर केमिकल्स इतना है, और आपके बॉडी में भी अगर गंदा खाना खा के, पास्ट में ही आपने खाया होगा, वहाँ पे लास्ट वाला गंदा कुछ खाना खाया होगा या गंदा कुछ स्मोक इनहेल किया होगा, पर उसके पहले 8, 10, 20 साल जो भी आपके बॉडी के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होके रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, वो अगर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी में एक्यूमुलेटेड अभी भी है, वो प्लस द एडिशनल टॉक्सिन वुड स्मोक से, अगर वो पोल्यूटेड वुड स्मोक है तो उससे, या फूड से अगर वो पोल्यूटेड फूड है एंड पोल्यूटेड वुड स्मोक है, पोल्यूटेड वाटर भी प्लस वुड स्मोक प्लस वाटर है, पोल्यूटेड क्लोथ्स है, सब कुछ का अगर एक इम्पैक्ट आपके बॉडी में सडनली एक दिन आ जाए, तब जाके सडनली वो जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, किसी किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, किसी किसी को सेरेब्रल अटैक्स आ जाते हैं, किसी किसी का लिवर फेल कर जाता है, जो भी चीज़ किसी का फेल हो रहा है और सडन डेथ आ जाता है किसी को, या सडन हॉस्पिटलाइजेशन सिवियर इलनेस का एक हट्टे गट्टे लुकिंग पर्सन को भी आ जाता है। उसका कारण यूजुअली ये पीछे के कारण हैं, नॉट द लास्ट कारण जिसके वजह से आप सिक हुए हो। लास्ट कारण जस्ट वो टॉप का लेयर था, कि जब आपने अगर कोई वीडियोस ऑनलाइन देखे हैं तीर्थ स्थानों में जाने के, जहाँ बहुत तीर्थ स्थान में बहुत पिलग्रिमेजेस करने लोग जाते हैं, वहाँ का मैंने एक डोंकी का वीडियो, डोंकी या हॉर्स था मुझे याद नहीं अभी, वो एनिमल का वीडियो देखा था। वो एनिमल बहुत सारा कपड़ा लाद के जा रहा था और वो नीचे आने के वक्त गिर गया,
ऊपर जाने के वक्त भी अगर वो एनिमल बहुत कुछ कैरी करके लेके जा रहा है, वो तो ज़्यादा स्ट्रेनस है। नीचे आने का पथ एक्चुअली थोड़ा कम स्ट्रेनस होता है जब हम चढ़ के नीचे आ रहे होते हैं, बट इवन वो कम स्ट्रेनस, रिलेटिवली कम स्ट्रेनस है, पर वो एनिमल का हेल्थ अच्छा नहीं था करके और उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा था करके वो फिसल के गिर गया। तो अभी सबने, जो लोग इनिशियली उस वीडियो को देखा, उन्होंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि उसका ये बताया कमेंट्स में कि ये तो एनिमल क्रूएल्टी है, उसके ऊपर इतना सारा कपड़ा रख के वो कपड़ा लाद के जा रहा था, तो इतने कपड़े नहीं डालने चाहिए थे। तो हमारा बॉडी ऐसे है। पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग हेल्थ केयर के नहीं है, वो लोग ने ये नहीं ऑब्जर्व किया होगा, वो एनिमल के पैर के मसल्स थोड़े वीक थे, वो एनिमल का हेल्थ अच्छा नहीं था, उसको शायद अच्छा खाना भी नहीं मिलता, या जो खाना मिलता है उससे उसको राइट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके पैर के मसल्स वीक है, फंक्शनिंग वीक है। प्लस अगर तीर्थ स्थानों में भी बहुत केमिकल्स यूज़ होता है, कपड़े धोने के केमिकल्स, ये पेस्टिसाइड वाले केमिकल्स, जो भी केमिकल्स तीर्थ स्थानों में यूज़ हो रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट भी वो डोंकी भी, वो एनिमल भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो एनिमल ने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की, उसके बॉडी में भी टॉक्सिसिटी चल रही है, तो उसका बॉडी भी वीक हो चुका है अभी हेल्थ के डिफरेंट पैरामीटर्स की वजह से, इसलिए वो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, एंड वो बर्डन उसका हैवी तो था ही। तो ऐसा हुआ कि ऑलरेडी फिज़िकली उसके ऊपर बर्डन बहुत था, जो उसके ओनर और केयरटेकर को हेल्थ के बारे में पता नहीं है करके उसने ध्यान नहीं दिया। अगर सपोज़, और यही लॉजिक मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं सपोज़ अगर वो केयरटेकर को ये सिखाया गया है कि इस हॉर्स को या इस डोंकी को एक बकेट आप घास फूस या कुछ खाना दे दीजिए, और वो उसको एक बकेट पानी दे दीजिए। अभी वो डेली उसको सालों साल 10 सालों से जब रेस कर रहा है उसको, उसने उसको वही एक बकेट ही खाना दिया है जब से वो एडल्ट हॉर्स, एडल्ट डोंकी बनाया है। 10 सालों से वो सेम ही एक बकेट का घास फूस खा रहा है, चारा खा रहा है, जो भी वो एनिमल खाता है वो फूड उसको मिल रहा है, और 10 सालों से वो पानी भी पी रहा है। पर अगर उसका पानी पोल्यूटेड है, उसके बॉडी में वो पोल्यूटेड पानी का असर सेम वे से आएगा जैसे हम ह्यूमंस को आ रहा है, और वो धीरे धीरे ही डेवलप होगा। पहले उसका बॉडी उसको फाइट करेगा, जब तक उसकी बॉडी की फ़ाइट करने की कैपेसिटी अच्छे लेवल पे है वो फाइट करता रहेगा। पर जब कोई ऑर्गन सिस्टम डैमेज होने लग गया है वो फाइट नहीं कर सकता। जब कोई ऑर्गन सिस्टम एब्जॉर्ब करने की वो जो खाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, वो गंदा, अगर उसमें पोल्यूशन है खाने में, पानी में, दोनों में, वो जब कंज्यूम कर रहा है वो केमिकल्स ही पेट में जाके अगर उसका पेट का पचाने का शक्ति ख़राब कर दिया, एब्जॉर्प्शन का शक्ति, उसका भी एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ख़राब हो चुका है, तब उसके बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स, अगर आपको बेस्ट न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है तो भी नहीं जाएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स का क्वालिटी ओवर टाइम ख़राब हो गया है तो अभी डबल डिग्री ट्रबल है। अगर न्यूट्रिएंट्स का क्वालिटी भी ख़राब हो चुका है ओवर टाइम ऑफ फार्मिंग, प्लस पोल्यूशन भी है एयर में, वाटर में, उसके वॉशिंग के पानी में, सब कुछ में, रहने के जगह में, तो भी उसका हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है। तो इतने सारे डिग्रीज़ का जब ये हेल्थ इम्पैक्ट चल रहा है तो इवेंचुअली तो उसको कहीं ना कहीं फेल होना है। एंड वो जो बोझा वो कैरी कर रहा है वो एक लास्ट बोझा वो कैरी कर रहा है। सेम वे हमारे लाइफ में भी जो लोग मिडिल एज के लोग या थोड़े से हेल्दियर लुकिंग वाले लोग मर गए कोरोना वायरस में, या कोई भी डिज़ीज़ में सडनली, अगर इवन दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, फेस्टिवल टाइम्स में, या कोई सेलिब्रेशन के बाद स्टडी की गई है कि जो लोग सिक होते हैं वो लोग कभी कभी अपने बर्थडे के 1-2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मर जाते हैं, या कोई फेस्टिवल टाइम के बाद मर जाते हैं। ये ट्रैक किया गया है कुछ फॉरेन आर्टिकल्स में। नाउ ये ट्रैकिंग उनको क्यों मिली है कि वो लोग डेथ के डेटा को ट्रैक करते हैं करके उनको पता है कि, और ट्रैक भी नहीं करते, ट्रैक करके उसको रिसर्च भी करते हैं उस पर। वो पोस्ट रिसर्च होता है, वो रिसर्च जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स दवाई देके उसका अभी का रिसर्च हो रहा है, और लास्ट का क्लिनिकल ट्रायल होता है दवाई मार्केट में रिलीज़ हो जाने के बाद, पूरे पेशेंट पॉपुलेशन में जब मार्केट में चला गया उसके बाद का रिसर्च। तो वो भी एक रिसर्च है जो अभी लोग खा रहे हैं, खा के क्या हो रहा है उसका रिसर्च भी चल रहा होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। वैसे ही हॉस्पिटल्स में भी अगर बीमार होके कोई मर गया है तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस बीमारी से, क्या क्या कारणों से कोई मरा है। तो उसमें डेटा आ गया है कि बर्थडे के बाद, फेस्टिवल्स के बाद लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन
फेस्टिवल 2-3 है। इमोशनल हेल्थ का एक रीज़न है कि कोई अगर बहुत सालों से बीमार है, अब अपनी फैमिली को देख नहीं पा रहा, धीरे धीरे उसका हेल्थ डिटेरिएट हो रहा है। शायद फैमिली को नहीं पता कि उसका हेल्थ डिटेरिएट धीरे धीरे हो रहा है, शायद उस इंसान को भी नहीं पता कि उसका हेल्थ धीरे धीरे डिटेरिएट हो रहा है, क्योंकि वो तो दवाई खाया जा रहा है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया वो खाया जा रहा है। पर उसी वक्त अगर उसका बॉडी अगर उतने डिटेरिएशन लेवल तक पहुंच गया है कि उसका डेथ अभी थोड़े दिनों में आने वाला है, जब अगर वो कोई पार्टी अटेंड कर रहा है, कोई फेस्टिवल अटेंड कर रहा है, उस वक्त ऐसा होगा कि वो सोशल रीज़न से अटेंड कर रहा है, अपने मूड को हैप्पी करने के लिए अटेंड कर रहा है, अपनी फैमिली से मिलके अपने सोशली इमोशनली अपने आप को बेनिफिट देने के लिए कर रहा है। पर इमोशनल बेनिफिट का भी एक लिमिट है, इसीलिए वो इमोशनल बेनिफिट का लिमिट ये है कि आप अगर आपके फैमिली से मिल के खुशी खुशी मरे तो वो ज़्यादा क्लीनर डेथ है। तो ये भगवान का थोड़ा सा ग्रेस भी है कोई लोगों के लिए, जिन्हों को अच्छा लगता है अपनी फैमिली से, सोशल सर्कल से मिलना, इसलिए वो या तो अपने फ्रेंड से मिल लिए, या तो अपने फैमिली से मिल लिए, या तो अपने बर्थडे को खुशी खुशी सेलिब्रेट कर दिए बहुत सारे फैमिली के साथ, इसीलिए भी वो उस वक्त मरते हैं। दूसरा रीज़न मगर क्या है? दूसरा रीज़न यही है कि अगर उनका फिजिकल हेल्थ डिटेरिएट हो चुका है काफ़ी लेवल तक, उनको नहीं पता, उनके फैमिली में अगर 10 पीपल या फ्रेंड सर्कल प्लस फैमिली में आपने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया, 10 लोग एक साथ जो खाना खाए उस फेस्टिवल में या उस सेलिब्रेशन में, अब जिन का हेल्थ ओके है, नॉर्मल है, एवरेज है या एक्सेलेंट है, वो लोग अगर उसी पार्टी के खाना खा के उस पार्टी के खाना में, पानी में कुछ गड़बड़ अगर था, वो लोग ने खाया, जिनका एवरेज है, एक्सेलेंट हेल्थ है, वो लोगों को कुछ नहीं होगा। पर जो लोगों को थोड़ा सा बुरे की तरफ ही हेल्थ का डायरेक्शन चल रहा है लाइफ में, उनको शायद नहीं पता, उनके डॉक्टर को शायद नहीं पता, या इतना नहीं पता कि कितना डिग्री ऑफ खराबी उनके अंदर चल रही है, तब एक थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा, जैसे वो हॉर्स एक एक्स्ट्रा लोड नहीं कैरी कर पा रहा था और गिर गया, वैसे ही आपका बॉडी भी वो एक्स्ट्रा लोड ऑफ टॉक्सिन नहीं ले पाएगा अगर आपका खाना ख़राब है। अब वो टॉक्सिन एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल से भी हो सकता है, वो टॉक्सिन एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से भी हो सकता है, एक्स्ट्रा शुगर से भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट से भी हो सकता है, क्योंकि हम तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, फैट रिच फूड, सॉल्ट रिच फूड, शुगर रिच फूड से खा रहे हैं, मिल रहा है हमको। वो आपको सूप एंड सैलड से भी मिल सकता है। अगर आप सपोज़ अनहेल्दी पर्सन है और आपको डाइट कंट्रोल में रखा गया और आपको कहा गया है सूप और सैलड खाइए, पर अगर वो सूप भी गंदे पानी से बनाया गया है, जो पानी में आपको गंदगी दिख नहीं रही है विजिबली, पर उसके अंदर केमिकली कुछ टॉक्सिन है, तो वो पानी से खाना बनाया तो भी, अगर आपका सूप बनाया, दाल बनाया, तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर जैसे और सेम थिंग, अगर आपका फूड का सैलड भी, अगर सैलड क्योंकि आप तो कुक भी नहीं कर रहे, तो सैलड में अगर बैक्टीरिया, फंगस कुछ है, या उसमें अगर वो क्लीन सोर्सेस से उसको ग्रेज ही नहीं किया है, क्लीन पानी में सैलड को धो के आपको सर्व नहीं किया गया है, या आप तो वो ही पानी यूज़ करेगा जो वो फैसिलिटी में जहाँ फंक्शन हो रहा है वहाँ का पानी का है सोर्स, या वो बाहर से बॉटल वाटर भी ला सकता है। पर अगर बॉटल वाटर के कंपनी के भी सोर्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तब भी अगर आप सालों से बॉटल वाटर यूज़ कर रहे हैं, एक दिन आ सकता है जब वो पानी ख़राब हो सकता है, आपको सिर्फ पता नहीं है, या आप एक ही घर में 10 सालों से रह रहे हैं, पर वो जो पहले 10 साल में आपने जो काम किए हैं, और आप ही सिर्फ वो घर के ओनर थे और कोई वो ज़मीन पहले किसी ने ऑक्यूपाई नहीं की है, तो भी वो 10-20 सालों में अगर आपने क्या क्या केमिकल्स यूज़ किए हैं उस घर में, वही केमिकल्स का असर आपके पानी में, हवा में है, तो उससे ही आपके वो फेस्टिवल के टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे, जिसने खाना खाया, हवा ब्रीथ किया, पानी पिया, पानी में नहाया, वो सब का असर इवेंचुअली इम्पैक्ट आएगा। और अगर कोई ऑलरेडी पुअर हेल्थ के स्टेटस में था, नोन पुअर हेल्थ हो, अननोन पुअर हेल्थ हो, डेथ आ जाएगा उसको, क्योंकि उसका बॉडी और एक्स्ट्रा लोड ले नहीं पाया, ऑलरेडी वो एक पुअर हेल्थ स्टेटस में था कुछ अलग अलग कारणों से। ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब खाना खा रहे हैं, सेलिब्रेट करें, माइंडफुली सेलिब्रेट करें। और देखिए, होली का माइंडफुली सेलिब्रेशन करने की कोशिश बहुत 30-40 ईयर्स से चल रही है। जब मैं बचपन में 10 साल की एज के होली मैंने सेलिब्रेट की थी, तब हम
होली कैसे सेलिब्रेट करते थे, तब हम हमारे पास ना आर्टिफिशियल केमिकल्स वाला कलर्स होता था, वो कलर्स हम पानी में डालते थे, वो कलर्स हम पिचकारी से लोगों पे लगाते थे। कोई कोई ऑयल बेस्ड डाई वाले कलर्स यूज़ करते थे और लोगों के चेहरे पे लगा देते थे। कोई कोई सिर्फ नॉर्मल पाउडर वाला कलर यूज़ करते थे और लोगों के चेहरे पे, हाथ पे, क्लोथ्स में हम डालते थे। ये सब हम करते थे, बलून्स में पानी डाल के भर के हम यूज़ करते थे। पर धीरे 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 क्यों उन लोग ने बोला सेफ़ होली खेलने के लिए, और अभी सिर्फ आजकल की रिसेंट होलीज़ में या तो सिर्फ हल्का हल्का गुलाल लगाने को बोलते हैं, या तो फिर पानी का सिर्फ पानी से पिचकारी यूज़ करने बोलते हैं, बलून्स भी फेंकने को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि बलून्स का एक असर है, अगर बहुत ऊपर के हाई राइज बिल्डिंग से किसी ने बलून फेंकी या बलून के अंदर पानी की जगह कुछ और डाल के किसी के ऊपर फेंका होता, वो तो क्रूएल्टी हो जाती, राइट। दूसरा, अगर हैवी मतलब ज़ोर से वो बलून में सिर्फ पानी ही हुआ होता, फिर भी अगर वो बहुत हैवी हुआ होता और किसी के बॉडी पे लगता, उससे भी लोगों को इंजरी आ सकती है, अगर बहुत हाइट से और बहुत फोर्स से किसी ने वो बलून को फेंका होगा। तो वो कारण है बलून्स का यूज़ करना मना कर देने। कलर्स को क्यों यूज़ करना, कलर्ड वाला ऑयल पेंटिंग, ऑयल बेस, इसको क्यों यूज़ करने मना कर रहे हैं, या हल्का हल्का ही कलर्स क्यों लगाने बोल रहे हैं, या सिर्फ हल्का हल्का कलर्स नहीं, अभी नेचुरल कलर्स की तरफ भी लोग जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल केमिकल वाले ऑयल बेस कलर्स थे, ऑयल बेस जो हम गुलाल लगाते थे या इवन नॉर्मल गुलाल जो लगाते थे, जो सिर्फ आर्टिफिशियल कलर्स का है, वो हार्मफुल है हमारे हेल्थ का। उसको अगर हमने स्किन में भी लगाया तो एब्जॉर्प्शन से भी वो हमको हार्म करेगा। ब्रीद किया है वो पाउडर को, और लोग उछालते भी है होली में बहुत। और टीवी सीरियल वो राधा कृष्ण में है कि वो उछल के उन्होंने होली का पाउडर उछाला है, तो वो जो एक्टर्स हैं ना, उनको एक्चुअली ब्रीदिंग डिस्ट्रेस आया है बाद में, वो उछलने वाले पाउडर्स को इनहेल कर करके। और उन्होंने तो टीवी सीरियल्स में जब उन लोग कोई टेक करते हैं, उसको अच्छे से शॉट करने के लिए 5-10 बार शायद वो टेक लिया होगा। तो उसने 5-10 बार या कितने भी बार उन्होंने रीटेक लिया होगा, उतनी बार उसने ब्रीद किया होगा वो रंगोली के वो होली के गुलाल का पाउडर को, और वो उससे उसका लंग इम्पैक्ट हो सकता है, उसका हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है। और उस दिन ना हो, अगर वो एक्यूमुलेट होके लंग्स के यहाँ बस गया है, तो इवेंचुअली उसका हेल्थ इम्पैक्ट होगा वो रंगोली से। स्पेशली अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, अगर वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, बॉडी को आर्टिफिशियल चीज़ों को प्रोसेस करना, आर्टिफिशियल केमिकल्स को बॉडी से निकालने में ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर वो नेचुरल प्लांट बेस्ड कोई कलर होता, सपोज़ वो अगर पाउडर बनाया हुआ होता चंदन से, या तो राइस पाउडर से, या तो फ्लावर्स से, एंड वो अगर क्लीन होता, केमिकल फ्री होता, तभी वो बॉडी इजीली प्रोसेस कर लेगा, कैसे तो करके उसको डाइजेस्ट कर लेगा इजीली। एंड बॉडी के ही मैक्रोफेजेस है, दूसरे सेल्स है, डाइजेशन जैसे अंदर स्टमक में हो रहा है, वैसे केमिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में, जो ऐसे ऐसे करके केमिकल को खा लेगा। पर वो केमिकल प्रोडक्ट को जो ऑर्गेनिक है उसी को वो पचा सकता है अच्छे से, जो ऑर्गेनिक नहीं है उसको वो पचा नहीं पाता, इसलिए कैंसर भी कभी कभी इसलिए डेवलप हो जाता है, या लंग डैमेज, ऑर्गन डैमेज डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि उसको वो नेचुरल प्रोसेसेस से निकाल नहीं पा रहा। और अगर इनिशियली आपने इनहेल करके उसको खांस के नहीं बाहर निकाला, या कुछ प्रोसीजर, एस्पिरेशन, बहुत सारे प्रोसीजर्स भी है, आपको डॉक्टर के पास जाके वो प्रोसीजर्स कराने चाहिए। पर वो डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर को नहीं समझा सिविरिटी की, ये पाउडर आपने जो इनहेल किया है ये यहाँ लंग्स में जम रहा है, इसलिए मुझे ब्रीदिंग तकलीफ हो रही है, दूसरा तकलीफ हो रही है, और डॉक्टर ने उसको निकालने की कोशिश ही नहीं की आपकी बॉडी से, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए बेस्ट तो ये है ना कि प्रिवेंशन। आप इतने, और जब मल्टीपल लेवल से होली के टाइम पे अगर मल्टीपल लेवल से किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, खाना से, पानी से, एयर से, इसको जला के इसके अंदर अगर केमिकल्स ख़राब है तो एयर पोल्यूशन हो गया, इससे अर्थ पोल्यूशन भी हो गया, क्योंकि इसका जो ऐश भी है, वुड ऐश एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल होता है प्लांट्स को चारा देने के लिए। पर अगर वो केमिकल इंड्यूस्ड एंड आर्टिफिशियल केमिकल्स वाला वुड ऐश है, जिसमें बहुत केमिकल्स ज़्यादा है और वुड का क्वालिटी ऑफ वुड अच्छा नहीं है, तो तब क्या होगा, वो जो केमिकल वाला ऐश है वो तो हार्मफुल है अर्थ के लिए भी।
तो आप सिर्फ ऑल ओवर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स फिर अर्थ को नहीं जाएगा जो जाना चाहिए। अगर प्योर वुड होता, प्योर वुड को हमने बर्न किया होता, तो वो अर्थ के लिए, हमारे लंग्स के लिए जो बेनिफिशियल होता वो नहीं है अभी बेनिफिशियल। और इसीलिए होली में जो 5-6 तरह से आप बीमार पड़ सकते हो होली में, वो बीमारी न हो करके अभी सिर्फ वाटर को यूज़ करने के लिए बोला है। पर अभी वाटर पोल्यूशन अगर अर्थ में मेजर चल रहा है, तो अगर आप होली खेलने के वक्त भी क्लीन वाटर से होली नहीं खेलोगे, क्लीन वाटर से होली में लोग ड्रिंक्स भी बनाते हैं, भांग वांग पीते हैं नॉर्थ इंडिया में एंड ऑल, आप अगर वो क्लीन वाटर से भांग भी नहीं बनाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसीलिए फेस्टिवल टाइम्स में आजकल बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। फेस्टिवल्स के बाद बहुत सारे डेथ्स आ जाते हैं हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा हैवी पॉपुलेशन, जितना ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन, वहाँ उतना ज़्यादा पोल्यूशन पैरामीटर्स हाई। और जहाँ अगर वो डेंसली पॉपुलेटेड जगह भी नहीं है, थोड़ा सा गांव भी है, पर अगर वो गांव में भी बहुत सालों से, डेकेड से, सेंचुरी से लोगों ने ध्यान से अपनी प्रकृति का बैलेंस नहीं मेंटेन किया है, क्लीन नेचर नहीं रखा है, क्लीन एयर, वाटर एंड ट्रीज़ नहीं रखे हैं, तो वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा ही। आपके हेल्थ में आ रहा होता है धीरे धीरे हमारा हेल्थ डैमेज, एंड धीरे धीरे हमारे ऑर्गन फंक्शन डैमेज या कुछ ना कुछ डैमेज हमारे बॉडी में चल रहा होता है। और बॉडी का जो तकलीफ़ का सिग्नल है, फीवर का सिग्नल, इन्फ्लेमेशन का सिग्नल, एलर्जीज़ का सिग्नल, ये सब माइनर सिग्नल्स है बॉडीज़ का, माइनर टू मॉडरेट सिग्नल्स होते हैं कि आपकी तकलीफ़ है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना, डायरिया आ जाना, स्वेटिंग बहुत आना, ये सब सिग्नल्स हैं। और जब वो माइल्ड लेवल में है, मॉडरेट लेवल में है, अगर हम दवाई खा ले तो दवाई क्या करता है, सिर्फ सिम्टम को बंद करता है, वो उसके अंदर के रूट कॉजेज़ को बहुत कम दवाई एड्रेस करता है। आयुर्वेदा की कोई कोई दवाई और कोई कोई डाइट उसको एड्रेस करता है। एलोपैथी के दवाई एंड डाइट को एड्रेस करना चाहिए। एलोपैथी में भी है फिजियोथेरेपी, एलोपैथी एंड डाइट, ये तीनों से आपको न्यूट्रिशन, ये तीनों का इम्पैक्ट आपको करना चाहिए, आपके हेल्थ में डालना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज, ये सब आपको करना ज़रूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है। पर अगर हम लाइफस्टाइल में समझ नहीं पाए कि हमारे लाइफस्टाइल में गलती कहाँ कर रहे हैं, तो आप लाइफस्टाइल चेंज कैसे करोगे। जैसे कोरोना वायरस के लिए भी WHO का एक गाइडलाइन था कि अगर घर में कोई रिकवर कर रहा है तो आप आपके डोर्स को थोड़ा ओपन रखिए, बाहर से फ्रेश एयर लाइए। पर वो पेशेंट, और घर में अगर उनके घर में AC वेसी है तो ठीक है, पर अगर आपके घर में AC नहीं है, फ्रेश एयर आपको चाहिए, ज़रूरी है, क्लीन एंड फ्रेश एयर मगर चाहिए। सिर्फ आपने विंडोज़ खोल दिया और आपके घर के बाहर बहुत पोल्यूशन है, तो तब तो कभी कभी घर के अंदर बैठे रहना बेटर है दैन बाहर के पोल्यूटेड एयर में, अगर बाहर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स हाई हैं, राइट। तो वो एक गाइडलाइन तो सही है, पर सही तब है जब सही तरीके से आप करेंगे। सेम वे दूसरा गाइडलाइन था केमिकल यूजेजेस बंद करना, पर लोगों को तो पता ही नहीं है कौन से केमिकल्स यूजेजेस बंद करना है। आप जो डेली फिनाइल से फ्लोर्स को साफ़ कर रहे हैं, या कोई भी केमिकल से फ्लोर को साफ़ करते हैं, बाथरूम को साफ़ करते हैं, किचन को साफ़ करते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए केमिकल्स डाले जा रहे हैं आपके घर में। आपको फ्री रखना है घर का एनवायरनमेंट जब कोई रिकवर हो रहा है। कोई सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं है ये गाइडलाइन, एक्चुअली ये गाइडलाइन एक्चुअली शुड बी ट्रू फॉर एनी पेशेंट जिसको रिकवर करना है कोई सिवियर इलनेस से, क्योंकि इनमें से ये सारे केमिकल्स हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। इट्स जस्ट दैट लोग सालों से यूज़ करे आ रहे हैं, 10-20 सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ सोचते हैं कि ये सेफ़ प्रोडक्ट्स हैं, पर नहीं है। हर प्रोडक्ट का स्टडी हो चुका है, रिसर्च है कि कौन सा प्रोडक्ट किस ऑर्गन को डैमेज करता है, किस तरह से हेल्थ को डैमेज करता है। और आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठ के हेल्थ के रिसर्चर नहीं बनना, आपको बैठ के डॉक्टर नहीं बनना, आपको बैठ के सिर्फ राइट चीज़ करनी है। आप खुद ही अपने बॉडी को अगर ऑब्जर्व करेंगे, माइंडफुल बन जाएंगे, आपकी बॉडी, आपकी फैमिली की बॉडी, बिकॉज आप अगर अकेले नहीं रहते तो आपको आपकी फैमिली की बॉडी को भी समझना है, फैमिली की हेल्थ को भी समझना है। आप एक प्लांट को ग्रो करते हैं तो आपको आपके प्लांट के हेल्थ ट्रेजेक्टरी को समझना है। आप एक एनिमल को पेट रखते हैं तो वो एनिमल के हेल्थ ट्रेजेक्टरी को समझना है। हेल्थ ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, कि अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपने इंसेंस स्टिक जलाया या होलिका जलाई और उसके बाद आपके एनिमल को कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, या प्लांट्स को, आपको ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, या आपके बच्चे को हो रहा है, या आपके पेरेंट्स को हो रहा है, मतलब ये प्लांट ख़राब है जिसको जलाया है आपने होली में।
अगर आप ये वो तो टीवी सीरियल में एक एक्टर को देख के अगर आपको दिख रहा है कि वो उसको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस है, आप भी सीखिए उससे कि अगर वो उड़ने वाला ऐसे पाउडर से उसको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस आ सकता है, नॉट जस्ट उड़ने वाले पाउडर से उसको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस आ रहा है, उसके और भी फैक्टर्स थे। वो क्लोज एनवायरनमेंट में भी वो सीरियल शॉर्ट होता है, क्योंकि उसके आपके सेट के पीसेस देखेंगे सब क्लोज एनवायरनमेंट पीसेस हैं। वो नेचर में कुछ नहीं उन लोग कर रहे हैं, इवन दो इट्स द आयरनी वो सीरियल का कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि पशु पक्षियों को, नेचर, ये सब है प्रिजर्वर ऑफ लाइफ, विष्णु भगवान का रेल्म, कि विष्णु भगवान को प्रिजर्व करना है लाइफ को, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सबको प्रिजर्व करना है। पर आयरनी ये है कि उसके शूटिंग के लिए उन्होंने नेचर ही यूज़ नहीं किया है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और नेचर अगर वो जाके यूज़ भी करे, वही सेम एक्टर नेचर में जाके भी उसने कोई और सीरियल में काम किया है, पर वो फॉरेस्ट एरिया में जाके काम किया है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत हाई है बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर रीजंस, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, अदर केमिकल रीजंस। तो इसके वजह से उसका जो एक पहले का हेल्थ इम्पैक्ट वो पाउडर को इनहेल करने से चालू हुआ, वो कंटिन्यू हुआ है बंद सेट्स में काम करने से, फिर कंटिन्यू हुआ है, और इसके ऑर्डर ऑफ वर्क मुझे नहीं पता, पर दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर आई सॉ उसको। और फूड से भी होता है, फूड एंड वाटर तो हमेशा हर इंसान को आजकल हो रहा है फूड एंड वाटर से, तो फूड एंड वाटर से भी हुआ होगा। एंड नेचर में जाके उसने शूटिंग की तो वहाँ से भी हुआ, और वहाँ के केमिकल्स की वजह से उसका स्किन का कलर भी चेंज हो गया। स्किन का कलर हमारा चेंज हो जाता है जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, आर्टिफिशियल केमिकल्स को इनहेल एंड खा पी चुके हैं या पानी में नहा के यूज़ कर चुके हैं। जब हाई है, मेरा स्किन भी इसलिए कभी कभी डार्क दिखता है, कभी कभी फेयर दिखता है। क्यों? अगर मेरा क्वालिटी ऑफ फूड, वाटर सब कुछ ठीक है एंड मेरे बॉडी में अगर ऑर्गन डैमेज नहीं हुई होती तो मैं कंसिस्टेंटली शायद सिमिलर लेवल ऑफ स्किन टोन रह सकती हूँ। पर अगर मेरा ऑर्गन डैमेज हाई है, स्किन का डैमेज हाई है, सर्कुलेटरी सिस्टम का डैमेज हाई है, कोई और सिस्टम का डैमेज हाई है, या 3-4 सिस्टम्स का डैमेज एक साथ हाई है और एक एक्स्ट्रा केमिकल की वजह से, तब मेरा स्किन का टोन चेंज हो जाता है, डार्क सर्कल्स, पफी आइज आने लग जाते हैं। यहाँ पे अगर लिम्फ नोड में कुछ बैकअप हो रहा है तो यहाँ बैकअप होने लग जाता है। और अगर आपको हाथ पैर कहीं पेन आने लग गया है, स्वेलिंग आने लग गई है, वो पेन भी कभी कभी सोर्स यही होता है कि अगर वहाँ कुछ टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो के वहाँ पे पेन का सिस्टम क्रिएट करिए। और पेन का कारण ये है बताने के लिए कि यहाँ पीड़ा इसलिए कि यहाँ कोई डैमेज चल रहा है। पेन का भी एक पर्पस है, फीवर का भी एक पर्पस है, पर हम भूल जाते हैं। पेन का पर्पस ये है कि आप ध्यान दो ये एरिया ऑफ बॉडी में, ये एरिया ऑफ बॉडी को हीलिंग चाहिए। इस एरिया ऑफ बॉडी के हीलिंग के लिए राइट फूड, राइट न्यूट्रिशन भी चाहिए आपको। सिर्फ दवाई खाने से आप ठीक नहीं होगे। इसीलिए कोई एल्डरली जो मर रहे हैं कोई फेस्टिवल के बाद या बर्थडे के बाद, वो लोग तो दवाई रेगुलरली खाए जा रहे थे, फिर भी वो दवाई का एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद दवाई काम नहीं करेगा। दवाई का कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी आ जाएगा। वही दवाई जो खाना खाया है उसके साथ इंटरैक्ट करके भी उनके बॉडी में फेटेलिटी क्रिएट कर सकती है, कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स खा के भी कर सकती है। या कभी कभी हम क्या होता है, कहीं गए हैं फेस्टिवल में या कहीं ऐसे आउटिंग में गए हैं फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ पे ब्रीथ कर लिए ये सब केमिकल्स, खा लिए कुछ गंदा सा खाना, थोड़ा सा एसिडिटी जैसा सिम्टम आ रहा है या स्वेटिंग वेटिंग आ रहा है, एसी में बैठ कर स्वेटिंग आ रहा है, पानी में चले गए। अब पानी अगर ख़राब है तो आप पानी में भी जाओगे तो आपको सुधार नहीं आएगा। आपने मेडिसिन भी खाई, कोई मेडिसिन के लिए बोलते ही हैं एक्स्ट्रा पानी पीना है, पर वो पानी ख़राब है तो एक्स्ट्रा पानी आप जितना पियोगे तो आपने एक्स्ट्रा टॉक्सिन पानी वाला पी लिया। आपको अगर फीवरिश लग रहा है तो थोड़ा अगर आप पानी में जाके नहाएंगे, वो पानी ख़राब है तो अगेन उसका कोई असर नहीं होगा। अगर आपको दवाई खा रहे, दवाई खाने के लिए भी एक घूंट पानी पीना पड़ता है, तो सेम थिंग, वो दवाई के साथ आपने एक घूंट पानी में पॉइजन पी लिया तो भी तो आपका हेल्थ इम्पैक्ट ख़राब ही होगा ना। वो दवाई का काम ख़त्म हो गया इसलिए, क्योंकि पहले फिक्स क्या करना है, पानी फिक्स करना है, एयर फिक्स करना है, वो सब फिक्स नहीं होगा। तो जो लोग एकदम लास्ट स्टेज ऑफ कुछ पुअर हेल्थ में हैं, उनका तो डेथ या सिवियर हॉस्पिटलाइजेशन ही आउटकम आने वाला है अभी करेंटली। मैंने एक ये यूएस के एक डॉक्टर का वीडियो, वो जोक्स बनाता है वो उसके हेल्थ केयर प्रैक्टिस के ऊपर, तो उसके वीडियो में मैंने क्या देखा
कि एक उससे पेशेंट पे जोक बनाया है कि ये पेशेंट का बहुत सारा ऑर्गन डैमेज, ये डैमेज, वो डैमेज, बहुत कुछ चल रहा था। एक एक करके जैसे ही वो सुधर रहा था वापस कुछ और डैमेज हो रहा था, कुछ और उसका टेस्ट में निकल रहा था, तो वो निकल ही नहीं पा रहा था, निकल ही नहीं पा रहा था। 1 महीना 2 महीना ऐसे कुछ बहुत दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब वो पेशेंट को छुट्टी मिलने वाली थी क्योंकि उसका लैब के रिपोर्ट्स में सब कुछ क्लीन आया है। अब लैब के रिपोर्ट्स में सब कुछ क्लीन आना मतलब क्या? वो एक एवरेज पर्सन के हेल्थ के स्टेटस में लैब रिपोर्ट्स दिखा रहा है, शायद वो है, पर ज़रूरी नहीं है कि इवन दो लैब रिपोर्ट्स दिखा रहा है कि उसका लैब मेजर्स एवरेज है, जिस दिन वो टेस्ट किया था उस दिन उस वक्त शायद वो एवरेज था और वो अनहेल्दी था करके। ये भी एक दूसरा चीज़ है कि जब आप अनहेल्दी बहुत टाइम से रहे हो तभी तभी अगर आपको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ भी मिल गया है, वो ना एक फॉल्स पॉजिटिव होता है ऑफ गुड हेल्थ। क्योंकि इस इंसान का क्या हुआ, या फॉल्स पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक पार्शली ट्रू एंड पार्शली फॉल्स टाइप थिंग। तो वो जब उसकी रिपोर्ट में ऐसे दिख रहा है कि वो ठीक है, उसको रिलीज़ मिलने वाली है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए कि बाहर उसको जाना है करके उसको जस्ट हॉस्पिटल के बैल्कनी में जाके चलने को कहा गया। तो वो जब हॉस्पिटल की बैल्कनी में चल रहा है, इमीडिएटली वो बाहर के एयर एंड एटमॉस्फेयर में रह नहीं पाया, इमीडिएटली वो बीमार पड़ गया, उसको अंदर वापस आ जाना पड़ा। अब ये जोक था पर ये सही चीज़ है। कोरोना वायरस में ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ हो सकता है जिनको लॉन्ग कोविड ऐसे सब सिम्टम्स आ रहे हैं, कि आपको हॉस्पिटल में अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट में रह के अच्छा क्लीन, अगर अच्छा हॉस्पिटल था तो अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छा क्लीन फूड, ये सब आपको एयर वाटर सब कुछ दिया होगा, क्लोथिंग बेडिंग सब दिया होगा। क्लीन मतलब हेल्थ सस्टेनिंग, ठीक है, ये सब दिया होगा। वो खा के पी के रह के आप ठीक हो गए। पर आप जब बाहर के एनवायरनमेंट में आ गए, घर के एनवायरनमेंट में आ गए, अगर आपका घर में क्लीन एयर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, क्लीन बेडिंग नहीं है, क्लीन ये नहीं है, क्लीन फूड नहीं है, तो आप बीमार पड़ जाओगे ना वापस। क्योंकि अगर आपका हेल्थ मॉडरेटली भी ठीक हो गया, एवरेज पर्सन के हिसाब से कुछ कुछ सिस्टम्स शायद दिखा रही है कि वो ठीक होने, रिकवरी के तरफ गई हैं, पर वो जो ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी, ईईजी, यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो तो सिर्फ एक इंडिकेटर टेस्ट होता है। उसका मतलब ये नहीं कि सच में किडनी ठीक हो गई है, सच में लिवर ठीक हो गया है, सच में हार्ट ठीक हो गया है। वो सिर्फ दिखा रहा है कि वो रिकवरी की तरफ शायद जा रही है। वो ऐसा भी दिखा सकता है। इसीलिए जब अगेन बहुत सारे केमिकल्स एंड बैड प्रैक्टिसेस आपके घर में जो डेली प्रैक्टिसेस ही हैं, पर वो इतने डेली नॉर्मल प्रैक्टिसेस हो गए हैं, उसको धीरे धीरे अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो जो बाकी हेल्दी लोग हैं वो लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि सडनली अगर एक दिन आपने स्टॉप कर दिया तो भी आप बीमार पड़ सकते हो। इसलिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही रिड्यूस करना है। अगर आप घर को 2 बार पोछा करते थे तो एक ही बार पोछा कीजिए। अगर आप घर को फिनाइल से पोछा करते थे, बिना फिनाइल के पोछा कीजिए। अगर आप पहले बिना फिनाइल के पोछा करके के एक केमिकल रिड्यूस कीजिए। दूसरा, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको 10 बार यूज़ कर रहे हैं सब कुछ पोछने के लिए, हाथ को धोने के लिए 10 बार यूज़ कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कीजिए, 5 बार कीजिए, फिर 1 बार कीजिए। ऐसे करके स्लो टेपर डाउन करना है। स्लो टेपर डाउन नहीं करेंगे तो आपके बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा स्लोली रिकवर करने। क्योंकि जब मेरे साथ ये भी हुआ है, जब आप हाइटेंड मैं ऐसे एरिया में गई थी जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम था, तो पहले मैं बहुत पोल्यूशन वाले, एयर पोल्यूशन वाले एरिया से उस एरिया में गई हूँ जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है। तो अब मेरा बॉडी वहाँ के एयर पोल्यूशन कम के हिसाब से ये हो गया था, एक्लिमेटाइज हो गया था, और वो हाई एलिवेशन का जगह भी था। तो जब मैं अभी हाई एलिवेशन के लो एलिवेशन एरिया में आ रही हूँ, हाई एलिवेशन में एयर का क्वालिटी थिन भी होता है ज़्यादा, तो एक तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से भी मैं बीमार पड़ रही थी। पर दूसरी चीज़ है, वो रास्ते से जब आ रहा है, वो गाड़ी ड्राइव कर करके आ रहा है, वो गाड़ी का अगर मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, या वो मेंटेनेंस उसने अच्छा किया होगा, आजू बाजू की गाड़ियों ने अगर मेंटेनेंस अच्छा नहीं किया है, तो भी आपको एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट आएगा, आपका हेल्थ का इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आजू बाजू की गाड़ियाँ ने पोल्यूशन अपने एमिशंस को चेक में नहीं रखा है। तो क्लीन एयर से वो एरिया तो क्लीन रहता है, पर वहाँ के रोड्स जो है वो क्लीन नहीं है। क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ है, वो लोग ऑक्सीजन तो देते हैं अच्छे से, पर जिस जिस एरिया में
वो ट्रीज़ के ऊपर या तो लोगों ने केमिकल स्प्रेज डाले हुए हैं, या अगर गाड़ियों ने एमिशंस ठीक से नहीं किया, ये दोनों फैक्टर्स जहाँ जहाँ हाई है वहाँ वहाँ मुझे ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो रहा था। क्योंकि मेरा बॉडी तो अभी भी कैंसर स्टेज में है, और मेरे बॉडी में अभी भी लिवर एंड रेस्पिरेटरी एंड अदर ऑर्गन्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेरा डैमेज्ड है, तो कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज्ड है। तो वो ब्रीदिंग डिस्ट्रेस तो मेरा एक सिम्टम नहीं, मुझे सिर्फ ब्रीदिंग डिस्ट्रेस नहीं आया, उस दिन मेरे खाने में भी कोई प्रॉब्लम चल गया था, तो मुझे उल्टी भी आ रही थी, प्लस मुझे बार बार, और वो डिस्ट्रेस कैसे चला जा रहा था, जैसे ही मैंने मास्क पहन लिया तो वो इनहेल नहीं किया बाहर के फ्यूम्स को, तो मैं ठीक। या गाड़ी अगर रोक के कोई ऐसे ग्रीन ट्री के पास मैं खड़ी हूँ जो बहुत ऑक्सीजन अच्छा दे रहा है और उसमें केमिकल्स नहीं है, तो भी मैं ठीक। पर जैसे ही उसने गाड़ी ऐसे ट्री के सामने रखा जिस ट्री में बहुत केमिकल स्प्रेज है, फिर अगेन आई विल गेट सिक। तो बिकॉज मैं ऑलरेडी एक सिकनेस के स्टेज में हूँ, इसलिए इमीडिएटली मेरे बॉडी में वो समझ में आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के लोग उस एरिया में रहते हैं, ड्राइव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको बीमारी नहीं हो रही, उनको इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा। मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट हो रहा है, बिकॉज मैं वो इमीडिएट इम्पैक्ट वाले क्रिटिकल स्टेज में हूँ। उनको इमीडिएट क्रिटिकल इम्पैक्ट नहीं हो रहा, पर उनको भी उसका स्लो इम्पैक्ट ओवर टाइम होगा उनके हेल्थ में विथ कैंसर। जो कैंसर मेरे बॉडी में ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसलिए मुझे ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है, उनको वो कैंसर 10 साल बाद धीरे धीरे ये इनहेल कर करके होगा। कैंसर या ऑर्गन डैमेज या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या कार्डियक प्रॉब्लम्स या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम। एंड सिर्फ ये तो मैंने एयर पोल्यूशन का बता दिया, पर वहाँ पे सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन भी है। आजकल पहाड़ों में भी अगर आपने माउंटेन्स को क्लीन नहीं रखा है, ट्रीज़ एंड प्लांट्स को अगेन क्लीन नहीं रखा है, तो जो नेचर है वो नेचर अगेन आपको अनक्लीन पानी दे रहा है, बैक्टीरिया रिडन पानी दे रहा है। और वहाँ पे पहले बैक्टीरिया रिडन पानी नहीं था, पहले एकदम पहाड़ों से क्रिस्टल क्लियर प्योर पानी आपको मिलना चाहिए। जब स्नो मेल्ट हुआ है, रेनफॉल आया है उससे। पर अगर आपने इतना ग्लोबल वार्मिंग कर दिया कि स्नो अभी ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ पानी ही आता है, बारिश ही आती है, उस एरिया में स्नो कम आता है, तो एक तो वो क्रिस्टल क्लियर पानी और बचा ही नहीं है कहीं अर्थ में। दूसरा, जो क्रिस्टल क्लियर पानी थोड़ा सा भी वो पहाड़ों में अभी भी थोड़ा थोड़ा माउंटेन्स में जहाँ स्नो हो रहा है वहाँ से आ रहा है, अगर आबादी ज़्यादा है और आबादी में लोगों ने ठीक से नेचर का बैलेंस नहीं रखा है, नेचर में एनिमल्स इकोसिस्टम का बैलेंस करेक्ट नहीं रखा है, तो वहाँ पे या तो पैरासाइट्स एंड वर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड फंगस, ये सब ड्रग रेजिस्टेंट वाले भी ग्रो हो रहे होंगे, प्लस जो वहाँ के नॉर्मल आबादी रह के खा के जी के जो कर रहे हैं, उसका इफेक्ट का भी एक कुछ असर चल रहा होगा। तो इकोसिस्टम बैलेंस में नहीं है करके डिजीज़ हमेशा वहाँ पे ज़्यादा आ जाती है जहाँ पे इकोसिस्टम कम्प्लीटली ऑफ बैलेंस हो गई है। मैं शहर में ही रह के और ऐसे होम एनवायरनमेंट्स में रही हूँ जहाँ पे हर प्रकार का इकोसिस्टम बैलेंस ऑफ था मेरा। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कोई भी हेल्थ के फैक्टर्स को इम्पैक्ट करने वाले मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, मल्टी लेवल्स में फेस किए। जब मैंने ये सब माइनर लेवल्स में अलग अलग टाइम पॉइंट्स में सिर्फ एक चीज़ फेस किया है, तब मैं इतनी बीमार नहीं थी। पर और इसीलिए मुझे समझ है, मैंने फेस ये बहुत सालों से किया है, 20 सालों से 30 सालों से मैं ये फेस कर रही हूँ अलग लेवल के प्रॉब्लम्स। पर जो मैंने 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से फेस किया है अलग अलग डिग्री एंड अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स, वो उस वक्त जब सिर्फ एक प्रॉब्लम को फेस किया है या 2 प्रॉब्लम को फेस किया है, उसका सोल्यूशन ईजियर निकल आता है, उस बीमारी से बाहर निकलना ईजी हो जाता है। पर जब आप मल्टी लेवल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उससे निकलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर इस होली, अभी होली आने वाली है, आपको अगर हेल्दी रहना है, सेफ़ रहना है, आपको समझना है कि फेस्टिवल टाइम का मतलब था पहले और अभी भी हमेशा ही फेस्टिवल टाइम का मतलब है, सेलिब्रेशन टाइम का मतलब है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करना कुछ। अब हम यूजुअली फूड, थोड़ा सा स्पार्कल, थोड़ा सा कलर्स, ये सब से एंजॉय करना चाहते हैं, पर उसको अगर हम नेचुरल नहीं रखेंगे तो वो हमारे एंजॉयमेंट को डिक्रीज़ करता है। ये सालों से डिक्रीज़ करते आ रहा है, पर अब वो टाइम पॉइंट आ गया है कि डिक्रीज़
कर करके हमारा एन्जॉयमेंट ख़राब कर करके अभी समझने का टाइम आ गया है। नहीं तो मास स्केल डेथ्स इसीलिए हो रहे थे कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ कहाँ एन्जॉयमेंट को आपको अभी चेक में रखना है, राइट काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट करना है। आपको अगर कलरिंग पसंद है तो आप नेचुरल कलर्स यूज़ करने की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। आपको अगर होली सेलिब्रेट करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, नेचर को एंजॉय करके कीजिए, पर नेचर को आपको प्रिजर्व करना भी चालू करना है। तो अब होली सेलिब्रेट करने के नए मेथड्स निकालिए कि हम जाके इंस्टेड ऑफ, क्योंकि कलर्स सबको अच्छा लगता है और कलर्स सब लोग मिलके गार्डनिंग करें कहीं, कि हम नेचर के वो फ्लावर्स हमें पसंद है, कलर्स हमें पसंद है तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स आप लगाएं। आपको वुड बर्न करना पसंद है तो आप वो सुगंध वाले ट्रीज़ लगाएं। तब जाके आपका फ्यूचर जनरेशन 10 साल बाद अगर क्योंकि ट्रीज़ को बढ़ने तो 10-20 साल लगेंगे, तो अगर अभी से आपने वो प्लांट नहीं किया तो वो सुगंधित वाले ट्रीज़, क्लीन ट्रीज़ कहाँ से आएंगे। और प्लांट करने के वक्त भी राइट मेथड से प्लांट नहीं किया, केमिकल्स यूज़ करके उनको बड़ा किया, तो वो अगेन उसका सुगंध, क्वालिटी ऑफ सुगंध सब कुछ कम हो जाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सेलिब्रेशन का स्टाइल अभी चेंज करना, क्योंकि एक साथ मिलके कुछ करना भी फन होता है। इट्स जस्ट कि एक साथ मिलके पहले हम पानी से खेलते थे, पहले हम कलर्स से खेलते थे, पहले हम खा के पी के एंजॉय करते थे। अब भी कीजिए, पर राइट खाना खाने के सोर्स को ढूंढिए। अगर आप रिच हैं तो आपको राइट खाना ढूंढना सिर्फ नहीं है, आपको राइट खाना के प्रक्रियाओं को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए राइट ज़मीन खरीद के, राइट खुद का गार्डनिंग करके, सबके लिए गार्डनिंग के मेथड्स डेवलप करना आपका काम है। अगर आप सुपर रिच है, सुपर फेमस है, ये सब करना है आपको। अगर आप मॉडरेटली रिच है तो आपको राइट खाने की तरफ इन्वेस्ट करना है, और राइट खाना, राइट पानी, राइट एयर, राइट फूड, राइट क्लोथिंग, और ये भी समझना है। और आप पुअर हैं तो आपको समझना है आपकी गरीबी का भी फ़ायदा ये है कि आपने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं किया होगा जब आप कपड़े धो रहे हो, बचत की होगी कपड़े धोने के वक्त। अब वो बचत करना है कि कपड़े को सिर्फ क्लीन पानी में धोने का सोचना है, पर आपको ये भी समझना है कि क्लीन पानी कहाँ से आ रही है। और गरीबों को तो ये थोड़ा, अगर वो एडुकेटेड नहीं है, उनको थोड़ा समझ कम है, तो ये तो गवर्नमेंट ही ला सकता है गरीबों के लिए राइट क्लीन वाटर, राइट क्लीन एयर। गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट एंड एवरेज सिटीज़न या रिच सिटीजन्स ही उनके लिए राइट फूड, क्लोथिंग, वाटर, ये सब सप्लाई ला सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ लोग मर जाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ वही लोग मरेंगे जिनको टॉक्सिक एक्सपोजर जिनका सबसे ज़्यादा होगा, जिनके पास 10-10 डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है। और गरीब लोग भी इसीलिए मर रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम, एनर्जी, पैसा कुछ नहीं है जाके ये डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट लेने की। और अगर वो नेचुरल तरीके से भी अपने आप को करना चाहते हैं हील, आयुर्वेदा से या होम रेमेडीज़ से, होम रेमेडीज़ भी उनको कहाँ से मिलेंगी अगर वो लेमन्स एंड जिंजर, ये सब जो बेनिफिशियल आयुर्वेदिक बेनिफिशियल हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं जो हेल्दी होते हैं हमारे लिए, उनके पास वो हेल्दी वाले गुड क्वालिटी फूड का एक्सेस ही अगर नहीं रहेगा तो कैसे होगा। और इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आप कंफर्टेबल लाइफ जिए, अगर आप रिच है, आपको चाहिए कि आप कंफर्टेबल लाइफ जिए, तो आपको आपके पुअर लोगों का भी हेल्थ मेजर्स का, हेल्थ सपोर्टिंग मेजर्स के लिए सिस्टम्स एंड सोसाइटी तो बिल्ड करना, रीबिल्ड ही करना पड़ेगा। सब कुछ रीबिल्ड करना है, पर एक साथ हम तोड़ नहीं सकते। सब कुछ धीरे धीरे तोड़ना है, धीरे धीरे चेंज करना है, शिफ्ट लाना है, और फिर धीरे धीरे उसको चेंज करना है। पर जो जो एक्टिविटीज़ हार्मफुल है वो ही अगर आप समझ नहीं पाए तो आप कैसे चेंज करोगे। चेंज तो तभी ला सकते हो ना जब पहले आप समझें हार्म किधर है। हार्म जब तक लोग नहीं समझते, बहुत सारे लोग बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो के इसमें फंसे रहते हैं। वो ट्रू है, बुरा देखना, बोलना, सुनना किसके लिए ट्रू है? जब आप इमेच्योर हो, जब आप बच्चे हो। अगर कोई फ्रेंड आके आपको खींच के लेके जा रहा है कि लेट्स गो एंड सी दिस पॉन्ड, या लेट्स जाके इस एनिमल को टॉर्चर करे, ये सब देखना, सुनना, करना नहीं है। दूर रहना है ये सब इन्फ्लुएंसेस से।
अगर आप मैच्योर भी हो रहे हो तब अगर आपको थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ये गंदी तरफ आपके ब्रेन को वॉश करने वाली चीज़ें या आपके हेल्थ को नष्ट करने वाली चीज़ों की तरफ आपको अगर आपके फ्रेंड्स लेके जाए, सोसाइटी लेके जाए, आपका कंप्यूटर लेके जाए, वहाँ से भी निकलने का आपको समझ निकालना है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे वैसे वैसे आपका लेयर ऑफ मैच्योरिटी चेंज होना है, डिग्री ऑफ मैच्योरिटी चेंज होना है, प्लेसेस इन विच यू हैव टू बी मैच्योर चेंज इन बढ़ाना है। वो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और एवोल्यूशन हम तब तक नहीं ला सकते जब तक आप समझेंगे नहीं कि बुरी चीज़ क्या है। अभी बुरी चीज़ केमिकल्स हैं, अभी बुरी चीज़ वो सब चीज़ें हैं जिससे हमको दिखने में सुंदर चीज़ें मिलती हैं, पर वो दिखने में सुंदर हमेशा सुंदर नहीं होती, अंदर से खराबी वाली चीज़ें भी होती है। तो जो दिखने में सुंदर प्लांट्स, जो जो लोग पहले नेचुरली प्लांट्स को समझ सकते थे कि ये प्लांट क्वालिटी अच्छा है, ये प्लांट अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसे ग्रीन दिखना चाहिए या ऐसा फ्रेश दिखना चाहिए, उसमें भी या इतना बड़ा सा है तो हेल्दियर है, नहीं, क्योंकि अगर वो केमिकल से बड़ा किया हुआ है तो वो अनहेल्दी है। अगर उसको कलर डाल के शाइनी दिखा रहा है तो भी वो अनहेल्दी है। अगर वो पेस्टिसाइड फंगिसाइड डाल के उसको बड़ा किया गया है या राइपनिंग एजेंट्स डाल के, वो आम का मैंने देखा था समर टाइम में, अभी आम का भी सीज़न आ रहा है, तो इस साल अगर आपको सच में अच्छा सेल्स चाहिए तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड ये सब या तो कम करना या तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना। अगर आप कर पाएँ तो फार्मर्स का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, वो आम खा के आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं पिछले 3-4 साल से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, कोविड के पहले से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि कोई कोई आम खा के मैं सिक हो जा रही थी, एलर्जीज आ जाती। वो एलर्जी मगर क्या है, एलर्जी मतलब मेरा यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक कर जाता था या खांसी आ जाती थी खाने के वक्त। क्यों? ये बोथ चोकिंग एंड खाने के वक्त खांसी इज़ फ्रॉम द केमिकल यूज्ड जो वो आम को बड़ा करने के लिए यूज़ किया गया है। अगर वो आम क्लीन एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ होता तो ये ना ही मुझे चोकिंग आती, ना ही मुझे ब्रीदिंग ट्रबल आता जब मैं सिवियर इलनेस में थी। खांसी आ रही थी जब मैं मॉडरेट इलनेस में थी, या कोई इलनेस नहीं था मुझे, मेरा नॉर्मल फंक्शन था बॉडी का। पर जब कोई इलनेस बढ़ने लग गई है तब जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोकिंग, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस या स्टमक अपसेट ये सब आने लग जाता है। स्टमक अपसेट भी आम खा के लोगों को आता है। कभी कभी वो बैक्टीरियल सोर्स से हो सकता है, पर कभी कभी वो आम के अंदर केमिकल्स हैं उसके वजह से भी आपको स्टमक अपसेट हो सकता है। और यही चीज़ लोगों को अब तक पता नहीं है। फूड पॉइजनिंग का मतलब या स्टमक फ्लू का मतलब लोग समझ लेते हैं या तो बैक्टीरियल सोर्स है या तो वायरल सोर्स है, फूड से हमको अगर कुछ हुआ है स्टमक अपसेट। पर अभी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का कर्स है कि पेस्टिसाइड और दूसरे केमिकल से भी आपको स्टमक अपसेट आ सकता है, या उसका ऑपोजिट कॉन्स्टिपेशन भी चालू हो गया रह सकता है अगर आपने ऐसा चीज़ कंज्यूम किया है जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। और ओवर मेनी ईयर्स वही हार्मफुल चीज़ें कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट ऐसा है। पहले इम्पैक्ट होगा या ज़्यादा क्वांटिटी में सडनली खा लिया तो डायरिया, पर अगर वो कम कम क्वांटिटी में खाया था और वो अक्यूमुलेट हो गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स का डैमेज एंड फंक्शनल एबिलिटी रिड्यूस कर देगा। इसलिए आपको सुस्ती ज़्यादा आ जाएगी, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ सुस्ती आना मतलब खा के कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम का कुछ मेल फंक्शन चल रहा है। तो वो खाना भी आपको या तो अवॉइड करना है या वो खाने का बेटर क्वालिटी खाना लाना है, और आपके हेल्थ को भी डिटॉक्स करना है वाया एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, आयुर्वेदिक मसाजेस। ये सब अलग अलग वे है आपके बॉडी को धीरे धीरे लाने। अभी एक्सरसाइज का भी मैं बता देती हूँ। आपको हेल्दी रहना है, डिटॉक्स करना है। मेरे बॉडी में अभी बहुत टॉक्सिन्स जम गया है, इसलिए मुझे कैंसर चल रहा है। फर्स्ट तो मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में ऑलरेडी दिखा चुका है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिपोर्ट्स में भी है कि मेरे कार्डियक प्रॉब्लम भी चल रहा है, और लंग प्रॉब्लम मेरा नहीं डिटेक्ट हुआ था, पर मेरा कार्डियक प्रॉब्लम एंड ब्लड का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था टेस्ट में। नाउ ये जो कार्डियक प्रॉब्लम और दोनों डिटेक्ट हुआ था मगर डॉक्टर ने इग्नोर किया है, वो डॉक्टर का प्रॉब्लम। पर सिम्टोमेटिकली और कष्ट वाइज मुझे पता था मैं सिवियर डिस्ट्रेस में हूँ, हार्ट की वजह से भी और सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से भी। नाउ इसीलिए जब एक्सरसाइज मैं करूँगी, मैं हैवी एक्सरसाइज कर सकती हूँ कि जब मेरा कार्डियक सिस्टम डिस्ट्रेस में है नहीं। इसीलिए मैं पहले जिम में जाके मॉडरेट इंटेंसिटी के वर्कआउट्स कर सकती थी 1 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले,
अब वो मैं नहीं कर सकती, तो अब मैं वॉकिंग मुझे करना है। तो जिन लोग ऑलरेडी अगर कार्डियक डिस्ट्रेस हो रहा है, और अगर जिनको पता है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि आप एक्सरसाइज कीजिए और आपको सुस्ती हो रही है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, या आपका बॉडी प्रोटेस्ट कर रहा है, लोग क्या समझते हैं, पेशेंट सुन नहीं रहा है डॉक्टर की बात, पर एक्चुअली आपका बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तभी, क्योंकि वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट एक्सरसाइज कभी आ जाता है कि अगर आपने राइट प्लेस में जाके एक्सरसाइज नहीं किया, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में वॉकिंग नहीं की, वो लेवल में नहीं समझा अपने बॉडी को कि अगर डॉक्टर ने आपको बोला है 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना है, और सपोज आपने जिम ज्वाइन कर लिया एक्सरसाइज करने के लिए, वो 30 मिनट्स ऑफ जिम एक्सरसाइज आपके लिए तभी बेनिफिशियल है अगर आपने आपके हेल्थ को, स्टेटस को कंसिडर करके किया है। आप अगर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लेवल में हैं और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। आप अगर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लेवल पे हैं और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लेंगे, अगेन बीमार पड़ जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, कुछ और इलनेस आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या आपका प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में। ठीक है, तो आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव, एंड आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और हैव अ सेफ होली।